हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर से हम बिहेवियर का टॉपिक जो स्टार्ट कर रखे थे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उसका अंतिम टॉपिक आज हम फोर्थ यूनिट का देखते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? बायोलॉजिकल क्लॉक। और बायोलॉजिकल क्लॉक को हम बोलते हैं जैविक घड़ियाँ। जैविक घड़ियाँ क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है जैविक घड़ी, और क्लॉक्स कर दें तो जैविक घड़ियाँ। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा और इसको हम समझते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना आवश्यक है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, धरती के ऊपर जितने भी लिविंग बींग्स मिलते हैं, उन सारे लिविंग बींग्स में आप जानते हो यूनिसेलुलर है, दूसरी तरफ मल्टीसेलुलर है। और मल्टीसेलुलर में देखें तो यहाँ पर एक तरफ एनिमल्स हैं और दूसरी तरफ प्लांट्स हैं। दूसरी तरफ कौन है? प्लांट्स हैं। ये पूरी पृथ्वी पर हम देखते हैं। और इन एनिमल्स में, अब वैसे तो ये सारे हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, लेकिन इन एनिमल्स में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन का। और ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं तो आप पाते हैं कि हम रोज़ाना रात होती है तो सोते हैं, दिन होता है तो उठते हैं, हमारा काम करते हैं, समय पे खाना खाते हैं, उत्सर्जन करते हैं, परिसंचरण करते हैं, अपने जब सामने होते हैं तो उनका अभिवादन करते हैं, कहीं जाते हैं तो हम पहले से प्री प्लान बनाते हैं। मानव जाति और अन्य प्राणियों में सोने, जागने, उठने, बैठने, काम करने का एक दैनिक चक्र चलता है। क्या चलता है इनके अंदर? एक डेली साइकिल चलता है जिसे कि दैनिक चक्र कहते हैं। और इस दैनिक चक्र को चलाने के लिए जो ट्रिगर है हमारी बॉडी में, वो ट्रिगर ही बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में फंक्शन करता है। तो वास्तव में जैविक घड़ी क्या है? जैविक घड़ी प्रत्येक प्राणी के अंदर, उसमें जो बाहर के वातावरण के साथ में जो जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं का सेंस और उनके प्रति रेस्पॉन्स, और हमें विशेष समय काल के साथ में, यानी विद द टाइम सेंस। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? टाइम सेंस। टाइम सेंस का मतलब होता है समय ज्ञान, समय के बारे में ज्ञान कराना जो है इसके अंतर्गत आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राणी के अंदर विशेष समय काल से संबंधित अभिक्रियाओं को, जो अभिक्रियाएं चलती हैं, वो इंटरनल या बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से चलती है। और जो भी ये दैनिक चक्र चलते हैं, जो बायोलॉजिक क्लॉक चलते हैं, इनमें एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी शब्द के पहले लगने वाला शब्दांश। और यहाँ प्रीफिक्स जो उपसर्ग काम में आता है वो आता है शर का। कौन सा शब्द काम में आता है?
शर का शब्द काम में आता है। जैसे यहाँ देखिए हम एक एक करके वो सर का शब्द को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो शर का प्रीफिक्स है इसको मैं लिखता हूँ सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम। तो पहला शब्द आ गया सर्केडियम रिदम। इसका मतलब होता है प्रति 24 घंटे जो रात का और दिन का चक्र चलता है उसके समकालीन। तो ये 24 हॉवर्स के बारे में बताने वाली है। तो इसके अंतर्गत डे एंड नाइट जो दो टर्म हैं उन दोनों को डिनोट करने वाली जो रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको सर्केडियन रिदम हम कहेंगे। इसके बाद में अगर बात करें सर्केडियम रिदम की, हमने बात की। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि जैसे मानव है, वानर है, ये सब डाईयूरेनल एनिमल्स होते हैं जो दिन के समय जागते हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप खुद ह्यूमन को ले सकते हो। ह्यूमन बींग्स जनरली जो ह्यूमन हैं वो डाईयूरेनल एनिमल्स के रूप में होते हैं, यानी दिन के समय जागते हैं और रात के समय में सोते हैं। और जबकि इसी प्रकार जैसे कि टाइगर है, लॉयन है, ये नॉक्टर्नल होते हैं और रात्रि काल में ही सक्रिय ज़्यादा होते हैं, दिन के समय में वो आराम करते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि टाइगर, लॉयन ये है, ये नॉक्टर्नल होते हैं। और नॉक्टर्नल का मतलब ये हो गया कि रात के समय में ये सक्रिय होते हैं। तो दिन और रात से संबंधित जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसे हम सर्केडियम रिदम के नाम से जानते हैं। और ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है इसको कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल जो क्लॉक है हमारी उसको कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर्स जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो फैक्टर हैं वो सारे के सारे फैक्टर दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एग्जोजीनस फैक्टर, और दूसरा जो फैक्टर है वो इसके विपरीत एंडोजीनस। तो दो प्रकार के फैक्टर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, एग्जोजीनस और एंडोजीनस। तो बाह्य वातावरणीय कारक होते हैं वो एग्जोजीनस फैक्टर्स में आते हैं, और जो आंतरिक कारक होते हैं वो अंतर्जात कारकों की श्रेणी में आते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दिन की लंबाई है, या जो चंद्रमा है उसकी फेजेज हैं, ज्वार भाटा जो आता है, तापमान है, ऋतुकाल है, सीजन्स हैं, इन सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये सब मिलकर के इन वातावरणीय कारकों को कई बार ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के रूप में ही वर्णित किए जाते हैं। एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उन्हीं में वर्णित किए जाते हैं, और इन सारे फैक्टर्स को मिला करके हम एक टर्म दे देते हैं जिटजेबर। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि जिटजेबर क्या होते हैं तो आप ये कह सकते हो कि बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो होती है उस बायोलॉजिकल क्लॉक में जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो सारे जिटजेबर कहलाते हैं। ये तो सर्केडियन रिदम की बात हुई हमारे, और ऐसे ही
एक और हम बात करते हैं सिरका टाइडल रिदम्स। सिरका टाइडल रिदम्स, जो सिरका टाइडल रिदम्स है, टाइडल का मतलब तो आप जानते हैं ज्वार होता है, टाइड। टाइडल जो शब्द है उसमें एक शब्द छुपा हुआ है टाइड, और टाइड का मतलब होता है ज्वार। तो ज्वार भाटे से संबंधित कुछ एनिमल्स में रिदम्स मिलती हैं, वो सिरका टाइडल रिदम्स के अंतर्गत आती है। क्योंकि आप जानते हो कि ये ज्वार जो है वो दो प्रकार का होता है। एक जो है लो टाइड होती है, निम्न ज्वार, और एक होती है हाई टाइड यानी उच्च ज्वार। और इन दोनों का टाइम भी अलग अलग होता है, ये भी हम जानते हैं। यानी ज्वार चक्र जो है वो लगभग 24.8 घंटे के समजात होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो पॉलीकिट वर्ग के एनिलिड्स होते हैं सिरका टाइडल, इसका एग्जाम्पल देखें तो कुछ पॉलीकिट्स हैं। कौन है पॉलीकिट्स? कुछ पॉलीकिट्स में जो एनिलिडा जो संघ है, एनिलिड्स में जो पॉलीकिटा वर्ग है, उसके कुछ कर्मी जो हैं वो हाई टाइड आने पर, हाई टाइड के साथ अपनी बोरों से बाहर आ जाते हैं। तो हम ये कहें कि बिलों से बाहर निकलते हैं, बिलों से आ जाते हैं उच्च ज्वार पर। जब उच्च ज्वार आता है तो उस समय ये अपने बिलों से क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो इनको हम सिरका टाइडल रिदम कहेंगे। एक होती है सिरका लूनर रिदम। कौन सी रिदम होती है भाई? एक हमारे पास है सिरका लूनर। एक हमारे पास है सिरका लूनर रिदम्स, और लूनर का मतलब तो मून होता है। और जो मून है ये चांद से संबंधित है, और चांद की क्रियाएं जो हैं 28 to 29 डेज से रिलेटेड होती है। तो चंद्रमा को लेकर के जिनके अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक काम करती है तो वो सिरका लूनर या सिरका सिनोटिक रिदम्स के नाम से जानती है। फिजी द्वीप समूह, फिजी आइसलैंड है, उसके पास में इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो फिजी आइलैंड है, फिजी आइसलैंड, फिजी आइसलैंड का मतलब हम पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, फिजी द्वीप समूह की। इसका जो तट है उसके निकट एक पॉलीकिट यानी एनेलिड से, और उस वर्म का नाम है पेलेलोवर्म, पेलोलोवर्म। इसको हम पलोलोवर्म या कर्मी कहते हैं। ये एक तरह का पॉलीकिट है। ये क्या है? पॉलीकिट, पॉलीकिट कर्मी है। तो इसके अंतर्गत पॉलेलोवर्म में ये कहाँ रहता है? डीप सी में रहता है, गहरे समुद्र में। डीप सी हैबिटेट इसमें मिलती है। लेकिन जैसे ही नवंबर
नवंबर मंथ आता है और उस समय जब मून का टाइम होता है तो उसके फर्स्ट डे जो हैं हजारों की संख्या में फॉर द रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सारे जो ये कर्मी हैं ये गहरे समुद्र से तट पे आ जाते हैं, स्वार्मिंग करते हैं। तो ये जो पोलेलो वॉर्म हैं ये कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और उस समय इनका बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है। लोग पकड़ करके बड़े चाव से इनको खाते हैं। ऐसे ही जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन जो निरीज का दैहिक परिवर्तन और व्यवहार जो है उसको देखने को मिलता है, और समुद्री सतह पर निरीज की जनन काल की अवस्था हेट्रोनिरीज जो है वो स्वार्मिंग करते हुए बहुत ज़्यादा आपको दिख जाएगी। ऐसे ही सरका एनुअल रिदम्स होती है जो कि ईयर के हिसाब से चलती है। सरका अगली जो है सरका एनुअल रिदम्स, जो सरका एनुअल रिदम्स है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और अनेक जंतु, इसको हम समझें तो अनेक जंतु और पादप की गतिविधियाँ जो है, जो एनुअल सीजन है उसके आधार पे चलती है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स किसके ऊपर डिपेंड्स ऑन सीजनल कंडीशंस जो होती है, इसको हम एनुअल सीजन भी बोल सकते हैं। एनुअल सीजन इस पे डिपेंड करती है, इसलिए इनको हम सरका एनुअल रिदम्स कहते हैं। इनमें एस्टिवेशन और जो अनेक प्रकार के, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, इनके अंदर मिलने वाले जो दो प्रोसेस हैं सीजन के हिसाब से, एक को हम एस्टिवेशन कहते हैं, एस्टिवेशन यानी ग्रीष्म निष्क्रियता, और एक को हम बोलते हैं हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन। तो ये किसकी वजह से होता है? ये सीजन की वजह से होता है, और ये उनके अंदर जो रिदम चलती है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो शीत समाधि में जाने के लिए, या मैं कहूँ ग्रीष्म समाधि में जाने के लिए जो क्रियाएं हैं उसके लिए जिम्मेदार होती है। तो हम मुख्यतः ये कह सकते हैं कि सजीवों की अलग अलग क्रियाएं जो हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, उनसे संबंधित जो आचार व्यवहार है, उसका बिहेवियर है, वो उसके इंटरनल क्लॉक्स के द्वारा, या फिर हम कहें कि बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा कंट्रोल होता है। और ये सभी प्रकार की बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो हैं अपनी पारी में विभिन्न प्रकार के और समानांतरों की होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक को डायरेक्शन देने के लिए दोनों प्रकार के कारकों की आवश्यकता होती है, और वो दोनों प्रकार के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? वो है आपके एक्सटर्नल और इंटरनल। तो आज हमने बायोलॉजिकल क्लॉक को पढ़ा, और इसमें हमने देखा कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वास्तव में क्या है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक मैंने बताया कि ऑल लिविंग बींग्स के अंदर, जो कि यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर, प्लांट से लेके एनिमल तक, जो दैनिक रिदम उनमें मिलती है, तो उसको ट्रिगर करने के लिए, उसको डायरेक्शन देने के लिए एक टाइम सेंस हमारी बॉडी के अंदर है। एवरी सेल रखती है इसको, जिसे कि बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी कहते हैं। और बायोलॉजिकल क्लॉक को किसी भी प्राणी में उस
दर्शाने के लिए एक सर्का टर्म का यूज किया जाता है। और जैसे कि सर्केडियन रिदम है, ये 24 आवर को डिनोट करने वाली डे और नाइट से रिलेटेड होती है। जैसे ह्यूमन जो है दिन के समय अधिक एक्टिव होता है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, डाययूरेनल कहलाता है। ह्यूमन की तरह अन्य जानवर भी लेकिन जैसे कि टाइगर और लायन है, ये नॉक्टर्नल होते हैं, ये रात के समय अधिक सक्रिय होते हैं। और ये रात को सक्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी बायोलॉजिकल को रात को ऐसा करने के लिए एक्टिव करती है। बात आती है कि जो जितने भी तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक हैं, सर्केडियन हैं, उन सब को फैक्टर अफेक्ट करते हैं। और फैक्टर अफेक्ट करने वाले दो होते हैं, एक एक्सोजीनस होता है, एक एंडोजीनस होता है। जो एक्सोजीनस फैक्टर और एंडोजीनस फैक्टर है, दोनों कंबाइंडली कनेक्टेड हैं एनवायरमेंटल फैक्टर से। और इन सारे फैक्टर्स को जिट जेवर कहते हैं, क्योंकि ये सर्केडियन जो रिदम है उसको प्रभावित करते हैं। ऐसे ही अगर ज्वार भाटे से जुड़ी हुई रिदम के पानी में रहने वाले जो जीव हैं, वो लघु ज्वार और उच्च ज्वार के आधार पर दो प्रकार के जो है व्यवहार दिखाता है टाइड के साथ में, इसलिए उसको सर्का टाइडल रिदम कहते हैं। और इसमें एनालिड्स में जो पोलिकिटा क्लास है, उसमें हाई टाइड के ऊपर वो क्या है कि अपने बिलू से बाहर आ जाते हैं और आराम से उनको देखा जा सकता है। ऐसे ही चंद्रमा का जो पूर्णिमा पूर्ण चांद होता है और अमावस्या होती है, उसके आधार पर जो रिदम बनती है कुछ प्राणियों के अंदर, वो सर्का लूनर रिदम कहलाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका फिजी आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, वहाँ के कुछ एनालिड्स जो कि पोलिकिटा वर्ग के सदस्य हैं, उसमें एक है पोलोलो वर्म। और ये पोलोलो जो वर्म है, ये डीप सी हैबिटेट में रहने वाला है। लेकिन नवंबर मंथ जब आता है तो उस समय जो मून है, चंद्रमा है, उसके चतुर्थांश के पहले दिन ये बहुत बड़ी संख्या में रिप्रोडक्शन के लिए, जनन के लिए पानी की सतह पे आ जाते हैं। और उस समय बहुत से लोग इनका शिकार करते हैं और बड़े चाव से इसको खाते हैं। ऐसे ही सर्का एनुअल जो रिदम है, ये सीजन के हिसाब से कंडीशनल एनुअल सीजन के आधार पे चलने वाली है। इसको देखें तो हमें रेप्टिलिया और एम्फीबियंस में इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जिसमें एक तो होता है एस्टिवेशन और एक होता है हाइबरनेशन। एस्टिवेशन का मतलब जो है वो होता है ग्रीष्म निष्क्रियता, और ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब यह है कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जब वो गर्मी की ऋतु आती है तो अपने आप को वो निष्क्रिय बना लेते हैं और सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जब सर्दियां आती है तो सर्दियों की अवस्था में वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने आप को निष्क्रिय अवस्था में ले जाते हैं, जिसे कि शीत निष्क्रियता कहते हैं। और शीत निष्क्रियता में जाना या ग्रीष्म निष्क्रियता में जाना, उसमें निहित जो सर्केडियन रिदम है, वो सर्का रिदम जो है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वही इसका काम करती है। और इस तरह से वो क्या है कि अपने आप को उस प्राणी को बचाते हैं। तो इस तरह से आज हमने बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और शुक्रिया।